सूर्यगढ़ गांव में रामदीन नाम का एक बहुत ही गरीब और सीधा साधा आदमी रहता था। उसका एक बेटा था दीपू, लेकिन वो दोनों बहुत ही मेहनती थे। उसी गांव में दिलावर नाम का एक जमींदार था, जिसकी टेढ़ी नजर रामदीन की जमीन के उस टुकड़े पर थी, क्योंकि वो जमीन सड़क के किनारे पर थी और दिलावर उस पर एक फैक्ट्री खोलना चाहता था। अरे पंडित रामदीन, क्यों इस खेत में इतनी मेहनत करते हो, जबकि इसकी फसल से तो तुम्हारे लिए 2 महीने का राशन भी नहीं निकलता। ये हमारे लिए सिर्फ जमीन नहीं है मालिक, ये हमारी माँ है। मैं इस पर खेती नहीं, अपनी माँ की सेवा करता हूँ, ताकि ये हरी भरी और स्वस्थ रह सके। अरे पंडित, किस अंधविश्वास में पड़े हो? देखो, तुम्हारे भाई पंडित दीनानाथ अपनी जमीन बेचकर शहर में बड़ा सा मकान बनाकर चैन से जी रहे हैं। क्या कीजिएगा मालिक, सबके अपने अपने विचार और अपना अपना नसीब है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम भी ये जमीन बेचकर मुझसे मुंह मांगी कीमत ले लो। इसके साथ मैं तुम्हें अपनी उपजाऊ जमीन भी दे दूंगा। क्यों, ठीक है ना? देखो दिलावर चाचा, आप कुछ भी कर लो, हम ये ज़मीन नहीं बेचने वाले, और आपकी फैक्ट्री खोलने के लिए तो कतई नहीं। भाई, मैं तो तुम लोगों की भलाई चाहता हूँ और तुम लोगों को इस गरीबी के कचरे से निकालना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग सुअर के कचरे वाली जिंदगी ही जीना पसंद करते हो तो फिर यही सही। दिलावर का बेटा विक्की, जो शहर से पढ़कर आया था, उसी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट वहां पर एक बियर की फैक्ट्री लगाना था। वह जल्द से जल्द उस जमीन पर कब्जा चाहता था, ताकि उसका अधूरा प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो सके और वो बियर की प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। क्या हुआ पिताजी? कल आप पंडित रामदीन से बात करने गए थे ना, जमीन के बारे में क्या बोला वो? बेटा, मैंने सारे हथकंडे अपनाए, उसको पैसों का लालच दिया, उसको जमीन का लालच दिया, मुंह मांगी कीमत तक देने को तैयार हो गया मैं, लेकिन वो इंसान टस से मस नहीं हुआ। अब शायद हमें ये प्रोजेक्ट यहीं पर रोकना पड़ेगा। नहीं बाबूजी, आप मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को दोबारा रोकने की बात सपने में भी मत सोचिएगा। शेरा, कान खोल कर सुन लो, मुझे वो जमीन चाहिए, बाय हुक या बाय क्रुक, समझे? काम हो जाएगा मालिक, आप बस हुक्म कीजिए। ठीक है, तो आज रात प्लान के मुताबिक काम हो जाना चाहिए। अब जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर मालिक, आज रात काम हो गया समझ लीजिए। बेटा दीपू, आज पूर्णिमा है। मैं बगल वाले गांव के सरपंच भीमसेन के यहाँ पूजा करने जा रहा हूँ। देर रात से लौटूंगा, तुम खाना खाकर सो जाना, ठीक है? पिताजी, मैं भी चलूँगा आपके साथ। बहुत दिन हो गए आपकी कथा नहीं सुनी। बहुत अच्छे विचार हैं बेटा। चलो, अब अपना रिक्शा निकालो, हम दोनों बाप बेटे उसी पर चलते हैं। रामदीन और दीपू दोनों बगल के गांव में सरपंच के यहाँ पूजा में चले जाते हैं। जैसे ही विक्की को पता चलता है कि पंडित रामदीन गांव से बाहर गया है, तो वे अपने साथी शेरा को अपने साथ लेकर रामदीन के खेत में आग लगा देता है। साथ ही साथ वे उसके बगल में बनी रामदीन की झोपड़ी को भी आग के हवाले कर देते हैं। रात को 10 बजे पंडित रामदीन अपने बेटे के साथ गांव लौट रहा था। अरे पिताजी, हमारे घर के पास से ये धुआं कैसा उठ रहा है? लगता है किसी के यहाँ आग लग गई है। किसी के यहाँ नहीं बेटा, अपने खेत में ही आग लगी है, जल्दी चलो। अरे पिताजी, अपनी झोपड़ी भी जल रही है। मैं बर्बाद हो गया, खड़ी फसल में आग लग गई। मेरा घर भी जल गया। रात भर दोनों बाप बेटे ने अपने ही घर की आग के पास बैठकर सर्दी की लंबी रात काटी।
सुबह होने पर जमींदार दिलावर वहां आता है। अरे ये सब कैसे हो गया रामदीन भाई? अभी कल ही तो मैं तुमसे मिलकर गया था। क्या कहूँ मालिक, हमारा तो सब कुछ ही उजड़ गया। कल शाम को बगल वाले गांव के सरपंच भीमसेन के यहाँ पूजा करने गया था। देर रात वापस 10 बजे लौटा तो देखा कि हमारी दुनिया ही लुट चुकी थी। अरे 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 पंडित जी, आप तो खुद लोगों को गीता का पाठ सुनाते हैं कि ये सब मोह माया है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। फिर किसी चीज के लिए इतना रोना गिड़गिड़ाना क्यों? अरे घर ही तो है, फिर से बना लेना। अरे मुखिया जी, हम तो गरीब आदमी हैं। जैसे तैसे तो पूरी जिंदगी की कमाई से घास फूस का एक घर बनाया था, वो भी। अरे पैसे के लिए मत घबराना, मैं हूं ना। और इस समय अगर आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मुझे अपना छोटा भाई समझना। जब कभी भी पैसों की जरूरत पड़े सीधा मेरे पास ही चले आना, कोई हिचकिचाहट मत करना, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ, मेरे नहाने खाने का समय हो गया है। पिताजी, मुझे तो लगता है कि हमारा खेत और घर इसी धूर्त ने जलाया है। पिताजी, हम लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन इस धूर्त को अपने खेत नहीं बेचेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दोनों बाप बेटा फिर से अपना घर बनाने में लग जाते हैं। देर रात तक उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। बेटा दीपू, घर तो लगभग बनकर तैयार हो गया है। अब खेत में से 2-3 बाल्टी मिट्टी ले आओ, ताकि मैं इस पर लेप चढ़ाकर इसको और मजबूत बना दूं। ठीक है पिताजी, अभी ले आता हूँ। चांदनी रात में दीपू अपने खेत से मिट्टी लेने जाता है। वह मिट्टी में जैसे ही फावड़ा चलाता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वह इसे अपना भ्रम समझकर दोबारा फावड़ा चलाता है। उसे फिर से वही आवाज आती है। इस बार वह देखता है कि सफेद साड़ी पहने एक बहुत ही सुंदर औरत उसके सामने खड़ी थी। वह डर जाता है। डरो मत बेटा, मेरा नाम आराध्या है। 700 साल पहले की बात है। मैंने एक संत पर इसी खेत में हंसकर उनका उपहास उड़ाया था। अच्छा, फिर वह संत ने क्या किया? उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू जिस अवस्था में है वैसे ही इस पल मिट्टी में मिल जाओगी, और मैं मिट्टी में समा गई। ओह, लेकिन आप तो 700 साल बाद भी वैसे ही जवान दिख रही हैं। हाँ बेटा, उन्होंने कहा था कि काल भी तुम्हें मेरे श्राप के कारण अपने साथ नहीं ले जा सकता। संत ने यह भी मुझे कहा था कि श्राप देने के कारण उसकी आधी शक्तियां मेरे में आ गई है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, मैं जब गिड़गिड़ाने लगी तो उन्होंने कहा कि पूर्णिमा के दिन आधी रात को इस खेत में अगर कोई खुदाई करेगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। ओह, तो उस समय से आज तक कोई भी यहाँ रात के समय नहीं आया? नहीं, 700 साल में केवल आज ये संयोग बना है कि पूर्णिमा की आधी रात को कोई खेत में आया हो। जाओ बेटा, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसमें फसल उगा सकोगे। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब तुम जैसी फसल चाहोगे, जब चाहोगे वैसे ही फसल तैयार हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं अब चलती। जैसे ही आराध्या ने दीपू के सर पर हाथ रखा, दीपू के शरीर में एक करंट की लहर सी दौड़ गई। इसके बाद आराध्या विलीन हो जाती है। दीपू भी बाल्टी में मिट्टी भरकर वापस रामदीन के पास आ जाता है। दीपू घर आकर ये सारी कहानी अपने पिताजी को बताता है। हे भगवान, तुम्हारी लीला अपरंपार है भगवान, अपरंपार है। चलो बेटा, रात ज्यादा हो गई है, अब सो जाते हैं। पिताजी, कल हम खेत में आलू बोएंगे। दोनों बाप बेटा सुबह सुबह खेत में आलू बो देते हैं और दूसरे दिन आलू की फसल तैयार हो जाती है। पिताजी देखो,
कितने सुंदर और बड़े बड़े आलू लगे हुए हैं। हे प्रभु, तेरी माया तू ही जाने। चल बेटा दीनू, इन आलूओं को ट्रैक्टर पर लाद कर शहर में बेच आते हैं। पास के शहर में उनके वो आलू हाथों हाथ बिक जाते हैं। क्या देख रहा है दीपू? चल, आज इस महंगे होटल में खाना खाएंगे। दोनों रेस्टोरेंट में फ्रेंच फ्राई खाते हैं, जिसका टेस्ट दीपू को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कीमत देखकर वो कम ही खाता है। उसी समय वे सोच लेता है कि वे फ्रेंच फ्राई की ही खेती करेगा। दूसरे दिन वे अपने खेत में से 10-10 इंच का लंबा आलू लेता है और उससे फ्रेंच फ्राई बनाता है। उसके ये फ्रेंच फ्राई बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। उन फ्रेंच फ्राइज को वे बाजार में बेचता है। जल्द ही वे फ्रेंच फ्राई का अपना ब्रांड बना लेता है। आज पूरे भारत के फ्रेंच फ्राई के बिजनेस में उसके ब्रांड की हिस्सेदारी 80% हो गई है।